हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशुद्ध विज्ञान, मन का विज्ञान, मन स्थिति, साइकोलॉजी। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है उसके अनुसार अलग अलग टाइम में मनोविज्ञान को अलग अलग नाम दिया गया। जैसे सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा और अब मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में अपनाया गया है। लेकिन अगर कभी मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो हो जाएगा मन का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, क्रो एंड क्रो का, गिलफोर्ड का या कोहलर का? तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। सीखना या अधिगम एक ही चीज़ होता है, तो अधिगम विकास की प्रक्रिया है या सीखना विकास की प्रक्रिया है? तो यह कथन कहा है वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने अधिगम की दो परिभाषाएं दी थी, एक तो ये हो गई, एक परिभाषा इन्होंने और दी थी, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर दो परिभाषाएं हो गई वुडवर्थ की, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से सभी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पूर्व बाल्यावस्था लगभग 3 से 6 वर्ष की आयु होती है। इस अवस्था में बच्चे खिलौनों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन ने, वुडवर्थ ने, स्ट्रैंग ने या मैकार्थी ने? तब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन ने दिया था। बुद्धि मापन से संबंधित है बिने साइमन। बिने साइमन से पहले का जो काल था तो तब बुद्धि मापने के लिए जो आधार थी वह शारीरिक रचना थी। मतलब बिने साइमन से पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वह शारीरिक रचना के आधार पर बुद्धि का मापन करते थे, लेकिन उसके बाद बिने साइमन जब से आए तो उन्होंने मानसिक आयु को आधार मानकर बुद्धि मापना स्टार्ट किया। तो इसीलिए मानसिक आयु का जो प्रत्यय सबसे पहले दिया वह दिया बिने साइमन ने। अल्फ्रेड बिने और साइमन इनके सहयोगी थे, इन दोनों ने मिलकर एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण भी किया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो दिया वह दिया बिने साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। अब देखिए इनमें सही क्रम बताना है संज्ञानात्मक क्षेत्र का। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान, ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। संज्ञानात्मक जो क्षेत्र का सही क्रम है वह है ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान, उसके बाद अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। संज्ञानात्मक क्षेत्र के ये जो सभी क्षेत्र हैं यह शिक्षण सूत्र सरल से जटिल की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर हैं। मतलब दो शिक्षण सूत्र इसमें कौन कौन से हैं? सरल से जटिल की ओर ये सभी सूत्र हैं, मतलब सबसे पहले सरल उसके बाद जटिल, और मूर्त से अमूर्त की ओर हैं। एक मनोवैज्ञानिक ब्लूम थे, तो उन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 स्तरों में वर्गीकृत किया था। वो 6 स्तर यही हैं। तो अगर कभी पूछ ले कि ये वर्गीकरण किसने किया था तो ब्लूम नामक मनोवैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग होती है, तो इसका प्रथम पद कौन सा होता है? शिक्षण, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि, प्रस्तावना। नोट कर लीजिए यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण के जो पद होते हैं 6 पद होते हैं। तो प्रथम पद इसका जो होता है योजना बनाना या पाठ्य योजना बनाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भी 5 चरण हैं, नोट कर लीजिए। पहला चरण हो गया योजना बनाना, दूसरा शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः पाठ्य योजना, पांचवा पुनः शिक्षण और छठवां पुनः प्रतिपुष्टि। तो इसके 6 पद होते हैं। पहला होता है योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 4 से 8 साल, 5 से 8 साल। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। तो पहली अवस्था जो बताई है इंद्रियगामक अवस्था या
संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद दूसरी अवस्था जो है वह है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यह होती है 2 से 7 वर्ष। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर दूसरी पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्राथमिक नियम बताए थे, कितने? 3, और 5 गौण नियम बताए थे। तो यहाँ पर प्राथमिक पूछ रहा है, तो हमको बताना है कौन सा शामिल नहीं है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये तीनों ही थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम थे, जबकि ये जो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है यह प्राथमिक नियम में शामिल नहीं था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है यह दिया था आईपी पावलोव ने। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और यह किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के अनुकूलन पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने का स्थानांतरण या इसी को हम कह सकते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम के स्थानांतरण बताए गए थे कितने प्रकार के होते हैं, जो साइकोलॉजी का चैप्टर वाइज वीडियो दिए गए हैं उनमें सभी चीज़ें चैप्टर वाइज बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो होता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अधिगम के स्थानांतरण ये तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी मतलब एक से अधिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है या बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत या इसी को हम कह सकते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने और इसके अनुसार क्या होता है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। अब बिने, अल्फ्रेड बिने, ये तो हम देख चुके हैं कि ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। इन्होंने सबसे पहले मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो यहाँ पर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण पूछ रहा है, तो किसका मापन करता है? ये व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। अल्फ्रेड बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण बनाया था, तो कुछ समय बाद जब बिने की मृत्यु हो गई तो इनके बाद एक मनोवैज्ञानिक टर्मन आए। टर्मन ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया और इसी का नाम पुनः बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण रखा। क्या रखा? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो ये भी बुद्धि का मापन ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया, युग्मन। लेव वाइगोत्स्की जो है ये सामाजिक विकास से संबंधित है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि चॉम्स्की जो है वह भाषा विकास से संबंधित है और वाइगोत्स्की सामाजिक विकास से संबंधित है। अगर वाइगोत्स्की का कोई क्वेश्चन आए और ऑप्शन में समाज दिया हो तो उसको लगा दीजिए, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह समाज और संस्कृति से होता है, मतलब समाज में रहकर ही अच्छी तरीके से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक आर्थिक जो पृष्ठभूमि होती है बच्चे की वह प्रभावित तो करती है लेकिन एकदम से निर्धारित एवं सीमित नहीं कर सकती है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना अनिवार्य है। उसको और भी कई तरह से अधिगम हेतु प्रेरित कर सकते हैं, उनकी रुचियों के अनुसार अध्ययन करवाकर उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर से पुरस्कृत एवं दंडित करना कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी इनकी भी ज़रूरत पड़ती है लेकिन हमेशा इनकी ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सीखने के लिए भी प्रेरणा और सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। बिल्कुल गलत बात है, केवल आनुवंशिकता के द्वारा नहीं होती बल्कि इसमें और भी कई कारक प्रभावित करते हैं बच्चों के सीखने को। आनुवंशिकता, वातावरण, बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम केवल आनुवंशिकता बिल्कुल नहीं कह सकते, नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे जो होते हैं वह स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायतापरक व्यवहार, आक्रामकता की आवश्यकता। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक मूल्य जो है वह है सहायतापरक व्यवहार, समाज के लिए कुछ कार्य करना, समाज के लोगों की मदद करना, तो वो हो जाता है सामाजिक मूल्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, दृष्टि संवेदना या प्रत्यक्षण संवेदना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई छात्र ध्यान से पढ़ रहा है और उसे अचानक से किसी ने बुलाया तो वह ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो देखिए समावेशी कक्षा जो होती है उसका मतलब यही होता है कि किसी कक्षा में प्रत्येक तरह के छात्र, मतलब सामान्य छात्र भी और विशिष्ट छात्र भी, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग योग्यता, लिंग, प्रजाति या चिंता स्तर या विभिन्न धर्म के अलग अलग छात्रों को एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षण करवाना। तो यहाँ इसमें सामान्य एवं विशिष्ट दोनों तरह के छात्र सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? पठन दोष, गणना दोष, निरस्ता संबंधी दोष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गणित संबंधी अक्षमता कह रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गणितीय अक्षमता को डिसकैलकुलिया भी कहते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी गणना दोष की जगह डिसकैलकुलिया दे देगा तो वो भी राइट होगा। गणना दोष मतलब गणित में गणना संबंधी, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने में कोई दोष या त्रुटियां होना, तो ये हो जाएगा गणितीय संबंधी अक्षमता, इसको कहते हैं गणना दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कोलम ब्रूस का, डेवरहल का, डिहान का या क्रो एंड क्रो का? तो ये जो कथन है यह है क्रो एंड क्रो का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की वह अवधि जब सीखने की, यहाँ पर होगा प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने का पठार। सीखने का पठार वह होता है कि जब कोई व्यक्ति सीखते सीखते अचानक उसकी उन्नति एकदम रुक जाए और फिर धीरे धीरे लास्ट में फिर बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं कि रुकी ही रहती है, कुछ समय उसने सीखा, उसके बाद उसका सीखना बिल्कुल बंद हो गया, तो यहाँ पर ये जो अवस्था होगी ये होगी सीखने का पठार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो का, गाल्टन का, रास का या वुडवर्थ का? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। सुजनन शास्त्र का पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। इनका पूरा नाम फ्रांसिस गाल्टन है। इन्होंने 1883 में, नोट कर लीजिए, 1883 ईस्वी में सुजनकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी फ्रांसिस गाल्टन ने ही किया था और सुजनकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। सुजनन शास्त्र में मानव के आनुवंशिक गुणों में सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? बुद्धि के कई सिद्धांत बताए गए थे जिसमें से बुद्धि का एक तरल एवं क्रिस्टलीय सिद्धांत भी था, तो इसके प्रतिपादक कौन है? कैटल, थॉर्नडाइक, बर्नन या स्किनर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैटल ने बुद्धि का तरल एवं क्रिस्टलीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने बुद्धि को दो रूपों में बताया था, एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो होती है वह जन्मजात योग्यता होती है और ठोस बुद्धि जो होती है वह अर्जित योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्व किशोरावस्था लगभग 10 से 14 वर्ष की आयु होती है। इस उम्र में बच्चों की शारीरिक और मानसिक संरचना में तीव्र परिवर्तन होते हैं, वह अपनी स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए इस अवस्था में विद्रोह की भावना होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं 22, 23, 24, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर जोड़े पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े में 46 गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? फ्रायड ने, युंग ने, मन ने या आलपोर्ट ने? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी,
व्यक्तित्व को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया था। तो ये जो कार्ल युंग थे, इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वह एकांत प्रिय होते हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी जो होते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा वाचाल होते हैं, समाज के लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्विल का, रास का, मन का या फिर मैकडुगल का? तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो कथन है यह है डम्विल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब बुद्धि के कई सिद्धांत बताए गए थे, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक। यहाँ पर द्विकारक पूछ रहा है तो थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, बर्नन या स्टर्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। इन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए थे, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जन्मजात योग्यता होती है और विशिष्ट कारक अर्जित योग्यता होती है। और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, राइट है ये। सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्लार्क हल जो हैं वह सीखने के समग्र सिद्धांत से संबंधित ना होकर ये सीखने के प्रबलन के सिद्धांत से संबंधित हैं। पुनर्बलन या प्रबलन के सिद्धांत से हल संबंधित हैं, तो ये सीखने के समग्र सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो प्रतिभाशाली जो अधिगमकर्ता होते हैं उनके लिए क्या समुचित हो सकता है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। अब देखिए ऐसा वो कर तो सकते हैं प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता जो होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा करें ही। नेक्स्ट देखते हैं, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं, कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सदैव ऐसा करते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो सदैव ऐसा करें, कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सदैव बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। नेक्स्ट है, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। जो अधिक प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता होते हैं, कभी कभी वह ऐसा सोच लेते हैं कि हमको तो सब कुछ आता है, विषय वस्तु को बहुत ही ज़्यादा सरल समझ लेते हैं, जिससे पढ़ने से उनकी रुचि खत्म हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। क्या कर रहा है, एक बच्चा जो है वह अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वहीं पर है, तो वह द्वितीय भाषा के रूप में मातृभाषा को सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक अत्यधिक संशुद्धता। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा, क्योंकि देखिए जो पहला बच्चा है जो मातृभाषा सीख रहा है, तो यह तो अपनी उम्र की स्टार्टिंग अवस्था में होगा, मतलब यह शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था में होगा। जबकि दूसरा बच्चा जो है वह द्वितीय भाषा के रूप में मातृभाषा सीख रहा है, तो मतलब वह बाल्यावस्था या किशोरावस्था में होगा। तो ऐसी जब स्थिति होगी तो दोनों बच्चों की अवस्थाओं में काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा, मतलब दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा। तो इससे दोनों जो बच्चे हैं वे विकासात्मक अवस्था के अलग अलग चरण में होंगे, तो दोनों बच्चे विकासात्मक त्रुटियाँ समान रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।